मुख्यमंत्री की ये तस्वीर इस समय मिल रही है। आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर भी आज रहे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। ये जो मीटिंग थी तकरीबन 1 घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि मीटिंग में सरकार और संगठन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर मंत्रिमंडल विस्तार की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। सीएम योगी और नड्डा के बीच लंबी बातचीत हुई और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी बातचीत हुई। एक बार फिर से आपको मेरठ ले चलते हैं। योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद है, उनका सबूत है। प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण श्री सोमेंद्र तोमर जी, दिनेश खटीक जी, माननीय सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, माननीय सांसद श्री अरुण गोविल जी, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गौरव चौधरी जी, महापौर श्री हरिकांत अहलूवालिया जी, माननीय विधायकगण श्री अमित अग्रवाल जी, अश्वनी त्यागी जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, गुलाम मोहम्मद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिलाध्यक्ष शिव कुमार राणा जी, महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन जी, पूर्व सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, श्रीमती कांता कदम जी और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी और उपस्थित मेरठ और सहारनपुर मंडल से जुड़े हुए हमारे सभी युवा उद्यमी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करता हूं कि इस नई योजना के प्रति जो उत्साह पूरे प्रदेश भर से युवाओं ने दिखाया है, वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया की ही पॉलिसी को आगे बढ़ाने के प्रति प्रदेश के युवाओं के रुझान को भी प्रदर्शित करता है। हमने स्कीम लॉन्च की है 24 जनवरी 25 को। उद्यमियों को ऋण मिलना बहुत कठिन होगा और इतने लोग आवेदन भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब इसका पोर्टल लॉन्च हुआ और इसमें आवेदन मांगे गए तो अभी आपके सामने मंत्री जी बता रहे थे कि अभी तक 1 लाख के सापेक्ष जो आवेदन प्राप्त हुए हैं वह 2,67,000 से अधिक युवाओं ने अब तक आवेदन किया है। विभाग के स्तर पर इनकी स्क्रीनिंग करते हुए 1 लाख से अधिक आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं और बैंकों ने भी अब तक 25,000 से अधिक सैंक्शन करते हुए ऋण वितरण के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और ऐसे ही समारोह में मुझे गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के कार्यक्रम को करने, अभी परसों में आगरा में मिला। आगरा में भी इस प्रकार के समारोह के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ और मेरठ का मेरा दौरा बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो मैं देखने के लिए आया था कि अरुण गोविल जी यहाँ पे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं। तो मैं इसलिए आज आपके बीच आया हूँ, इसी बहाने आपके साथ इस संवाद का कार्यक्रम हमारा चल रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पे 1070 लाभार्थियों को इस ऋण वितरण के कार्यक्रम के साथ हम जोड़ रहे हैं। ये स्कीम हम लोगों ने निकाली है कि बहुत सारे युवा हैं जो अपना नौकरी से दूर, किसी सरकारी नौकरी से दूर रह करके स्वयं का अपना कारोबार प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन उस पर भी वह अपने माँ बाप पर आश्रित होकर के नहीं बल्कि अपनी मेहनत पे विश्वास करना चाहते हैं।
और अपनी मेहनत पर विश्वास करने वाले ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अपने मां बाप का संबल बनना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए हम लोगों ने व्यवस्था दी है कि पहले चरण में 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण हम उन्हें उपलब्ध कराएंगे। यानी जो भी आपके द्वारा ऋण लिया जाएगा उसमें जो भी इंटरेस्ट होगा, उस ऋण पर आने वाले ब्याज की पूरी राशि सरकार उसका भुगतान करेगी। 10% मार्जिन मनी आपको जमा करना पड़ेगा, सरकार भी आपको मार्जिन मनी उपलब्ध करवा रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं के लिए इसमें विशेष प्रावधान हम लोगों ने दिया हुआ है और इसलिए इस स्कीम का लाभ अधिक से अधिक मात्रा में लेना है। मुझे अच्छा लगा कि अभी जब मैं यहां पे आ रहा था तो यहां पर आने के पहले मैंने बाहर देखा है कि कैसे सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं ने जो अब तक ऋण लेकर के अपना कारोबार प्रारंभ किया है, देखिए इतने ही कम समय में उन्होंने अपना कारोबार प्रारंभ किया है, वो सक्सेस स्टोरीज की जो कह सकते हैं वह बाहर प्रदर्शनी के माध्यम से भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें मेरठ के भी हैं, गौतम बुद्ध नगर जनपद के भी हैं, सहारनपुर के भी हैं, शामली के भी हैं और उन लोगों ने ये साबित किया है कि युवा के लिए चुनौती नहीं होती। अगर सरकार उसके साथ खड़ी हो जाए तो हर चुनौती का सामना करते हुए वह अपना मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने इस कार्य में अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर। मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व देश का 58वां टाइगर रिजर्व बना। इसको लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम मोदी ने लिखा, वन जीव प्रेमियों के लिए आश्चर्यजनक खबर है कि भारत वन जीव विविधता की संस्कृति से धन्य है। हम हमेशा जानवरों की रक्षा करने में आगे रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं, दिल्ली के लोधी गार्डन में वसंत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा समेत कई बीजेपी के नेता भी शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि हम बजट को लेकर लोगों से सुझाव ले रहे हैं, चाय पर लोगों से मिल रहे हैं और उनकी जरूरतों पर भी चर्चा कर रहे हैं ताकि बजट लोगों के हित में। लोधी गार्डन में जनता के सुझाव के लिए आए हैं कि जनता बजट के निमित्त और दिल्ली सरकार से अपनी अपेक्षाओं के लिए अपने सुझाव दे। तो यहाँ पर हमारे मंत्री प्रवेश जी, हमारे विधायक यहाँ पे लोगों के बीच में हैं, उनके साथ रहते हुए चाय पे चर्चा करते हुए सुझाव भी ले रहे हैं और इसी तरीके से अलग अलग वर्गों में जा करके सभी को हमने बोला है कि जनता की अपेक्षाएं और उनके सुझाव लिए जाए। मैम, नेता प्रतिपक्ष और जीएसटी के मोर्चे पर बड़ी राहत मिल सकती है, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात के संकेत दिए हैं। मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि टैक्स स्लैब को और तर्कसंगत बनाने का प्रोसेस पूरा होने के बाद जीएसटी रेट्स में और भी कमी आएगी। गौरतलब है कि जीएसटी पर 2021 में गठित मंत्रियों के समूह निर्णय के काफी करीब बताया जा रहा है। इस बीच वित्त मंत्री द्वारा दिए गए ये संकेत भी जीएसटी कटौती की उम्मीद बढ़ाने वाले हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीओएम ने उत्कृष्ट कार्य किया है, लेकिन फिर भी मैंने जीएसटी काउंसिल के सामने प्रस्तुत किए जाने से पहले उनके निष्कर्षों की पूरी तरह से समीक्षा करने का कार्य अपने ऊपर ले लिया है। टैक्स स्लैब को और तर्कसंगत बनाने के प्रोसेस में दरों को सुव्यवस्थित करना और उद्योग की महत्वपूर्ण चिंताओं का समाधान करना शामिल है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत खराब है, जिसके चलते उनका दिल्ली एम्स में समय इलाज चल रहा है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि धनखड़ को बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया। डॉक्टर्स का एक ग्रुप उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाकर रखे हुए। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पहुंचे, जहां उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हालचाल जाना, डॉक्टर से भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसको लेकर खुद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि मैं उनके स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।
संभल में कल एकादशी के मौके पर होली खेली जाएगी। होली पर किसी तरह का धार्मिक उन्माद न हो, इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बता दें कि एकादशी के दिन संभल में होली खेली जाती है। और अमेरिका में एक बार फिर हिंदू मंदिर पर हमला किया गया है। इस बार दक्षिणी कैलिफोर्निया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक श्री स्वामी नारायण मंदिर को अपवित्र किया गया है और इसकी दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं। पिछले कुछ महीने में ये इस तरह की दूसरी घटना है। बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर प्रबंधन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि हिंदू समुदाय के खिलाफ नफरत का एक और प्रदर्शन करते हुए कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स में उनके मंदिर को निशाना बनाया गया। तो ये एक बड़ा आरोप है, हमला किया गया है, बाकायदा उस पर भारत विरोधी नारे भी स्वामी नारायण मंदिर के दीवारों पर लिखे गए हैं। उस मंदिर को अपवित्र किया गया है, नारे लिखे गए हैं। स्वामी नारायण मंदिर प्रबंधन ने इसकी पुष्टि करते हुए ये कहा है कि हिंदू समुदाय के खिलाफ नफरत का एक और प्रदर्शन करते हुए कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स में उनके मंदिर को निशाना बनाया गया। विदेश मंत्रालय ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बताया गया कि इसको लेकर जो रिपोर्ट्स आई हैं चिनो हिल्स से, कैलिफोर्निया से, इसको विदेश मंत्रालय ने देखा है और ऐसी घटनाओं की निंदा की है। कहा कि हम लोकल एजेंसीज से, अथॉरिटीज से इस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं। जो भी इस मामले में जिम्मेदार, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की भारत ने कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय ने इसको घृणित बताया और स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों से कार्रवाई का आग्रह किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये गुजारिश की है भारत के विदेश मंत्रालय ने। एमईए की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जारी किया और घटना की निंदा की गई है। आगे बढ़ते हैं। एनसीपी शरद पवार गुट की महिला विंग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। इसमें मांग की गई है कि महिलाओं को एक हत्या करने की छूट दी जाए, क्योंकि महिलाएं दमनकारी, बलात्कारी मानसिकता को खत्म करना चाहती हैं। विंग की अध्यक्ष रोहिणी खड़से ने कहा कि हम सभी महिलाओं की ओर से एक हत्या करने के लिए छूट की मांग हम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधना है। एक सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश है, क्योंकि उनके खिलाफ अपहरण और घरेलू हिंसा जैसे कई अपराध हो रहे हैं। हाल ही में मुंबई में 12 साल की बच्ची का रेप हुआ था। उसी घटना को लेकर एनसीपी ने ये मांग की है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। बताया जा रहा है कि 17 मार्च को सुबह 11 बजे विधानसभा के पटल पर बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि दोनों दल के प्रतिनिधि मीटिंग में शामिल हुए हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। चर्चा का वक्त बढ़ाने और होली अगले दिन अवकाश का नेता प्रतिपक्ष ने सुझाव दिया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ने सहमति जताई है। अगर दोनों दलों की सहमति होगी तो सत्र की बैठक बढ़ाई जा सकती है। दोनों दलों में सहमति होगी तो सत्र का जो समय है, क्योंकि हमने पर्याप्त समय सभी सामान्य सदस्यों को मिले अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए, इसलिए वो 4-4 दिन का समय हमने रखा है। तो वो चर्चा जो है 3 दिन में कंप्लीट करने के लिए हाउस को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो वो जो है हाउस के पास ऐसी जो है क्षमता है, वो किया जा सकता है। तो अभी दोनों दल अपने अपने नेताओं से और अपने माननीय सदस्यों से चर्चा करेंगे। हर पहलू पे हमने चर्चा की है, किस तरह से इस सदन का संचालन जो है वो स्मूथली चले, और हम चाहते हैं कि रंग भरे एकादशी को लेकर के काशी विश्वनाथ मंदिर में फूलों की होली के साथ साथ 3 दिवसीय उत्सव की शुरुआत हुई है। इससे लेकर के शिवाचनम मंच के पास गौरा बाबा विश्वनाथ की चल प्रतिमा विराजमान हुई है, जहां पर श्रद्धालुओं ने फूलों से होली खेली और इस दौरान हर हर महादेव के जयकारे भी गूंजे। मंदिर परिसर में आज हल्की लगाने की परंपरा जो है वो रखी गई है। हल्के रंग लगाए जाते हैं
और एकादशी को अबीर और गुलाल की होली भी खेली जाएगी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर फिलहाल थम गया है। प्रशासन ने सड़कों पर जमी बर्फ हटाई है, जिससे रास्ते भी लगभग खुल गए हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के तापमान में भी वृद्धि हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 10 मार्च से मौसम बदलने का अनुमान है। एक हफ्ते तक पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और बर्फ के पहाड़ खिसक सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं का असर घटने लगा है। दिन का पारा 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 मार्च के बाद तेजी से गर्मी बढ़ेगी। बीते 4 दिन में रात का पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। राजस्थान में 12 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के चलते बादल जरूर छाए रह सकते हैं। महाराष्ट्र में गुइलैन बैरे सिंड्रोम का पहला केस 9 जनवरी को सामने आया था। इससे अब तक 225 संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। 197 में जीबीएस की पुष्टि हुई है। इनमें से 179 मरीज ठीक हुए हैं, 24 का इलाज चल रहा है, जबकि 15 वेंटिलेटर पर हैं। कुल 12 मौत अभी तक दर्ज हुई है। इनमें से 6 की वजह जीबीएस और 6 की मौत का कारण संदिग्ध है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ये सभी मामले पुणे नगर निगम और पुणे निगम के गांव पिंपरी चिचवाड़ जो नगर निगम है वहां, इसके अलावा जो पुणे ग्रामीण और दूसरे जिले हैं यहां से ये मामले पाए गए हैं। इन इलाकों में 7262 पानी के नमूने केमिकल और बायोलॉजिकल एनालिसिस के लिए लैब भेजे गए हैं। 144 वाटर सोर्स में इन्फेक्शन की बात सामने आई।